नमस्कार दोस्तों, मैं रमन झा यूट्यूब चैनल झाजी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें कि मैं अर्लीस्ट कंप्यूटर से लेकर 1820 तक के एरिथमोमीटर तक बता चुका था। अब इस पार्ट 2 में मैं चार्ल्स बैबेज के 1822 में इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन से लेकर 1944 में इन्वेंटेड मार्क फर्स्ट तक की चर्चा किए हुए हैं, जो कि आजकल सारे कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो कि बोल्ड या कलर्ड किया हुआ आपको मिलेगा, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9661672819 जो कि स्क्रीन पर चल रहा है पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें मैं बहुत डिटेल में बताया हूं। यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आगे शेयर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात, अगर आप अपने चैनल झाजी टेक्नोलॉजी लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें। अब सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताता हूं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2, जिसमें मैं चार्ल्स बैबेज से चर्चा करूंगा। यह चार्ल्स बैबेज साहब, जिन्होंने कि बहुत बड़ा योगदान दिया है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उनको आज फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम सभी जानते हैं। चार्ल्स बैबेज वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ, a mathematician, a philosopher, inventor and mechanical engineer थे चार्ल्स बैबेज साहब। बैबेज originated the concept of digital programmable computer। इन्होंने ही डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिए मेनली, जिनको कि आज हम सभी फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। इवन दो none of his computers worked or were even constructed in their entirely, यहाँ तक कि कोई भी इसका कंप्यूटर इनका काम नहीं किया प्रॉपरली और were even constructed in their entirely। He first designed plans to build what he called the automatic difference engine। पहली बार इन्होंने ऑटोमेटिक डिफरेंस इंजन बनाए। यही ऑटोमेटिक डिफरेंस इंजन है, पहली बार इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। ये नाम कहाँ से आया? द नेम कम्स फ्रॉम द मेथड ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस which is used to interpolate or tabulate functions by using a small set of polynomial coefficients। It was designed in 1822 to help in the construction of mathematical tables for navigation। 1822 ईस्वी में इन्होंने इस ऑटोमेटिक डिफरेंस इंजन का डिजाइन तैयार किए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स फॉर नेविगेशन की मदद के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग लिमिटेशंस ऑफ हिज टाइम मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू बी बिल्ट। नहीं इनका पूरा तैयार हो पाया। ही लेटर 1847 to 1849 प्रोड्यूस्ड डिटेल्ड ड्राइंग फॉर एन इम्प्रूव्ड वर्जन डिफरेंस इंजन नंबर 2, but did not receive funding from the British government। अंग्रेज सरकार से फंड नहीं मिला इनको। His design was finally constructed in 1989 to 1991 using his plans and
19th century manufacturing tolerances. It performed its first calculation at the Science Museum, London, returning results to 31 digits. After 9 years, in 2000, the Science Museum completed the printer Babbage had designed for the difference engine. difference engine के लिए Babbage printer तैयार किया गया. His next project was much more ambitious. अगला प्रोजेक्ट जो इनका था एनालिटिकल इंजन का, वो बहुत ही ambitious रहा. While a professor of mathematics at Cambridge University, he proposed the construction of a machine in 1833. He called the analytical engine. It was the first general purpose computer. वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था to have a punched card input, a memory unit called the store, an arithmetic unit called the mill, automatic printout, sequential program control, and 20 place decimal accuracy. The main parts of his machine were called the store and mill. Punched card store data, which is equivalent to the memory unit in computers. Mill weaves or process the data to give a result. Mill का काम था डाटा को प्रोसेस करना रिजल्ट देने के लिए, which is equivalent to the external processing unit in computers. He used conditional processing of data. For example, if block in a Scratch, it was to be capable of performing the basic arithmetic function for any mathematical problem, and it was to do so at an average speed of 60 additions per minute. He had actually worked out a plan for a computer 100 years ahead of its time. Unfortunately, it was never completed. कभी पूरा नहीं हुआ इनका. It had to wait for manufacturing technology to catch up to his ideas. Babbage is credited with inventing the first mechanical computer that eventually led to more complex electronic designs, though all the essential ideas of modern computers are to be found in Babbage's analytical engine. आजकल मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी हैं, इसमें आइडिया जो प्राप्त हुआ वो Babbage's एनालिटिकल इंजन से ही प्राप्त हुआ. और इसके बाद ये हैं अडा लवलेस, जिन्होंने कि चार्ल्स बैबेज को बहुत बड़ा मदद किए इन्होंने, और फर्स्ट प्रोग्रामर अडा लवलेस को ही माना जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग ए 9-month पीरियड in 1842 to 1843, Augusta Ada Lovelace translated Italian mathematician Luigi Manovria's memoir on Charles Babbage's analytic engine. With her translation, she appended a set of notes which specified in complete detail a method for calculating Bernoulli numbers with the engine. She wrote the first sequence of instructions, एल्गोरिदम जिसे आप कहते हैं. एल्गोरिदम पहली बार इन्होंने ही लिखा, एडा लवलेस ने ही. फॉर वेरियस टास्क्स फॉर द एनालिटिकल इंजन यूज्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ लूपिंग फॉर रिपीटेटिव एक्शंस पहली बार इन्होंने यूज किया. एग्जाम्पल, रिपीट ब्लॉक इन स्क्रैच. शी यूज्ड सबरूटीन्स इन हर प्रोग्राम्स. Historians now recognize this as the world's first computer programmer. First computer program था, and honor her as the first programmer. और पहला प्रोग्रामर के रूप में अडा लवलेस को सम्मान मिला. Too bad she has such an ill-received programming language named after her. उसके बाद पर जॉर्ज स्यूर्ज, जिनका कि 1785 ईस्वी में जन्म हुआ, 1873 ईस्वी में निधन हुआ, इन्होंने स्यूर्जियन कैलकुलेशन इंजन डेवलप किए
George Surge was a 19th century Swedish lawyer, translator थे ये, and inventor who is now best known for his pioneering work in computer technology. He is most known for his inventions. The best known of these is the Surgeon calculation engine. इन्होंने जो सबसे अच्छा इन्वेंट किए वो सर्जन कैलकुलेशन इंजन डेवलप किए इन्होंने 1837 में एंड फाइनलाइज्ड इन 1843. इन्होंने इन्वेंट किए 1837 में और उसका फाइनल रूप जो तैयार हुआ सर्जन कैलकुलेशन इंजन का वो 1843 में तैयार हुआ. दिस मशीन which he constructed with his son Edward Surge was based on Charles Babbage difference engine. ये चार्ल्स बैबेज जी का जो डिफरेंस इंजन बनाया हुआ था उसी पर आधारित था ये सर्जन कैलकुलेशन इंजन. In 1851 they obtained funds from government to build an improved model. 1851 ईस्वी में इन्होंने गवर्नमेंट से फंड प्राप्त किया इसका मॉडल इंप्रूव करने के लिए, which was created in 1853, was roughly the size of a piano and subsequently demonstrated at the World's Fair in Paris 1855. The machine was then sold in 1856 to the Rayleigh Observatory in Albany, New York. In 1857, British government ordered another model, which was built by Dawkins Company in 1859. 1857 इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दूसरे मॉडल तैयार करने का ऑर्डर किए जो कि डॉकिंस कंपनी के द्वारा 1859 में बनाया गया था. द डिवाइसेस वेर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लॉगरिथमिक टेबल्स. डिवाइस तैयार किया जाता था लॉगरिथमिक टेबल तैयार करने में बनाने में. While the machine was not perfect and could not produce complete tables, Martin Weberg reworked the construction from the ground up and in 1875 created a compact device which would print complete tables, the first printing calculator. Martin Weberg ने इस पर ही लॉगरिथमिक टेबल्स जो बनाए थे इन्होंने उसी पर काम किए मार्टिन वेबर्ग ने और इन्होंने कॉम्पैक्ट डिवाइस तैयार किए 1875 में जो कि विच वुड प्रिंट कंप्लीट टेबल्स को प्रिंट कर सकते थे. वो द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर यही था. उसके बाद हरमन होलरिथ 1880s में in 1880 taking the US census proved to be a monumental task. US की जनगणना जो था वो बहुत ही monumental task था. By the time it was completed, it was almost time to start over for the 1890 census. To try to overcome this problem, the Census Bureau hired Dr. Herman Hollerith. इस प्रॉब्लम को इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सेंसस ब्यूरो ने डॉक्टर हरमन होलरिथ को हायर किए और इन 1887 यूजिंग जैकवार्ड्स आइडिया, जैकवार्ड लोम जिसके बारे में कि मैंने आपको पहले ही बताया, उन्हीं का आइडिया यूज करते हुए पंच्ड कार्ड स्टोरेज डाटा स्टोरेज का जो आइडिया था वो यूज करते हुए होलरिथ डेवलप्ड ए पंच्ड कार्ड टेबुलेटिंग मशीन. इन्होंने पंच्ड कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किए which allowed the census takers to record all the information needed on punched cards, which were then placed in a special tabulating machine with a series of counters. Which were then placed in a special tabulating machine with a series of counters. When a lever was pulled, a number of pins came down on the card. Where there was a hole, the pin
went through the card and made contact with a tiny pool of mercury below and tripped one of the counters by one. It consisted of a card reader which sensed the holes in the card, a gear-driven mechanism which could count, and a large wall of dial indicators to display the results of the count. For example, जैसे कि आप कार में देखते हैं स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, उसका जो डायल इंडिकेटर होता है वही डायल इंडिकेटर. With Hollerith's machine, the 1890 census tabulation was completed in 1/8 the time. जितना टाइम लगना चाहिए बिना मशीन का, उसका 8वां हिस्सा समय लगा सेंसस टेबुलेशन में, जनगणना करने में. It tallied the entire census in only 6 weeks. Only 6 सप्ताह में इन्होंने पूरे सेंसस टैलीड कर लिए और completed the full analysis in just 2.5 years. 2.5 साल में इन्होंने पूरे एनालिसिस पूरा कर लिए. Soon afterward, Hollerith realized his machine and had other applications, so he set up the tabulating machine company in 1896 to manufacture it commercially. और 1896 ईस्वी में इन्होंने हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी एस्टेब्लिश किए. इस टेबुलेटिंग मशीन का कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग के लिए. A few years later, कुछ वर्ष बाद, it changed its name to the Computing Tabulating Recording, CTR के नाम से इन्होंने कंपनी का नाम रखा, चेंज कर दिए नाम. And then in 1924 acquired its present name International Business Machines, जो कि आजकल IBM के नाम से जाना जाता है. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. बहुत सारे कंपटीशन में IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. उसके बाद 1930 में Vannevar Bush डिफरेंशियल एनालाइजर इन्वेंट किए. एट द टाइम व्हेन CTR वाज बिकमिंग IBM जब बन रहा था CTR, हॉलरिथ साहब की कंपनी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कैलकुलेटर्स वेयर बीइंग डेवलप्ड बाय US गवर्नमेंट साइंटिस्ट Vannevar Bush. ये US गवर्नमेंट के साइंटिस्ट थे Vannevar Bush. इन्होंने उसी टाइम में बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर डेवलप किए. इन 1925 Bush made the first of a series of unwieldy contraptions with equally cumbersome names. The new recording product Integraph multiplier नाम रखा इन्होंने. Later he built a machine called the differential analyzer. बाद में इन्होंने एक मशीन डेवलप किए, तैयार किए, जिसका नाम इन्होंने रखा डिफरेंशियल एनालाइजर, विच यूज्ड, इसमें गियर्स, बेल्ट्स, लीवर्स एंड शाफ्ट्स यूज किए जाते थे टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड कैरी आउट कैलकुलेशंस इन अ वेरी फिजिकल वे, लाइक अ गिगांटिक मैकेनिकल स्लाइड रूल. मैकेनिकल स्लाइड रूल जिसके बारे में कि हम आपको पहले बताए, उसी के तरह होता था इसमें कैलकुलेशन. इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस, ये एनालॉग डिवाइस था. एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1930, 1930 ईस्वी में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. और इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब्स भी यूज किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए, स्विच करने के लिए, जो कि कैलकुलेशन
को परफॉर्म करता है। इट को डू 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में ही ये 25 कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते थे। बोस अल्टीमेट calculator was an improved machine named the Rockefeller Differential Analyzer, assembled in 1935 from 320 kilometer 200 miles of wire and 150 electric motors. Machines like these were known as analog calculators. Analog इसलिए कहा जाता था क्योंकि दे स्टोर नंबर्स इन फिजिकल फॉर्म में नंबर स्टोर करके रखते थे। एज सो मैनी टर्न्स ऑन ए व्हील और ट्विस्ट्स ऑफ ए बेल्ट rather than as digits. Although they could carry out incredibly complex calculations, it took several days of wheel cranking and belt turning before the results finally emerged. उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपॉइंटेड बुश चेयरमैन फर्स्ट ऑफ द यूएस नेशनल डिफेंस रिसर्च कमिटी, चेयरमैन बना दिए इन्होंने, एंड देन डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूएसआरडी का डायरेक्टर भी इनको बना दिया गया। इन दिस कैपेसिटी, उसके बाद इनका तो कैपेसिटी बढ़ गया काम करने का, बहुत सारे अधिकार इनके हाथ आ गया। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, द सीक्रेट $2 billion initiative that led to the creation of the atomic bomb, परमाणु बम बनाए। वन ऑफ Bush's final wartime contributions was to sketch out in 1945 an idea for a memory storing and sharing device called MEMEX that would later inspire Tim Berners-Lee to invent the World Wide Web, इसको कि आज हम WWW कहते हैं, ये डेवलप किए। Few outside the world of computing remember Werner Bush today, but what a legacy as a father of the digital computer, an overseer of the atom bomb, and an inspiration for the web. Bush played a pivotal role in 3 of the 20th century's most far-reaching technologies. उसके बाद 1936 से लेकर 1938 के बीच में वर्नार्ड जूस Z1 डेवलप किए। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ईयर्स वेयर ए क्रूशियल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था बहुत ही क्रूशियल पीरियड था कंप्यूटिंग के इतिहास में। When powerful gargantuan computers began to appear. Working in his parents' apartment in 1936, he produced his first attempt, the Z1, a floating point binary mechanical calculator, Z1 था, with limited programmability, reading instructions from a perforated 35 mm film. In 1937, Jones submitted 2 patents that anticipated a von Neumann architecture. He finished the Z1 just before the outbreak of the war in 1938. To program the Z1 required that the user insert punch tape into a punch tape reader and all output was also generated through punch tape. The Z1 contained some 30,000 metal parts and never worked well due to insufficient mechanical precision.
कभी भी अच्छी तरह से काम नहीं किया ये Z1। On 30th January 1944, the Z1 and its original blueprints were destroyed with his parents' flat and many neighboring buildings by British air raid in World War II. Between 1987 and 1989, Jews recreated the Z1. फिर से इन्होंने तैयार किया Z1, suffering a heart attack midway through the project. उसके बाद इसके लिए 4 इंडिविजुअल चाहिए था, इंक्लूडिंग Jews, to assemble it. Funding for this retro computing project was provided by Siemens and a consortium of 5 companies. और 1939 से लेकर 1995 के बीच में Z2, Z3, Z4 ये सारे तैयार किए गए. The Z3 was a binary 22-bit floating point calculator featuring programmability with loops but without conditional jumps, with memory and a calculation unit based on the telephone relays. It uses 2300 relays, performs a floating point binary arithmetic and has a 22 word length. इस सब के बावजूद absence of conditional jumps के बावजूद भी क्या हुआ, तो the Z3 was a Turing complete computer. However, Turing completeness was never considered by Jews who had practical applications in mind, and only demonstrated in 1998. The Z3, the first fully operational electromechanical computer था Z3. ये हो गया Z1, Z2 और Z3 की बात. उसके बाद अब हम 1939 से 1942 के बीच इन्वेंट हुए एबीसी के बारे में जानते हैं. अमेरिकन फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन एटनसॉफ एंड हिज असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्लिफोर्ड बेरी built a more elaborate binary machine, the first automatic electronic digital computing device during 1939 to 42, that they named the Atanasoff-Berry computer. In short, we say ABC. It was designed only to solve systems of linear equations and was successfully tested in 1942. जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर के एक बाइनरी मशीन तैयार किया जो कि फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था, कंप्यूटर था, 1939 से 42 के बीच में. और उन्होंने इसका नाम एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर रखा क्योंकि एटनसॉफ और बेरी दोनों मिलके इस डिवाइस को इन्वेंट किए थे. The ABC innovations included electronic computation, binary arithmetic, parallel processing, regenerative capacitor memory, and a separation of memory and computing functions. But its special purpose nature and lack of a changeable stored program distinguish it from modern computers. आजकल आदमी कंप्यूटर से इसको अलग करता है क्योंकि इसका जो स्पेशल पर्पस नेचर जो था, लैक ऑफ चेंजेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते थे, इसके चलते ये आदमी कंप्यूटर से अलग रहा. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होते हुए भी ये आधुनिक कंप्यूटर से अलग रहा. यही एबीसी कंप्यूटर है जिसको जॉन विंसेंट एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर के
इन्वेंट किए। आप देख रहे हैं ये एटोनॉस ऑफ वेरी कंप्यूटर, इसमें पार्ट वाइज हर एक पार्ट को दिखाया गया है कितने अच्छे तरीके से। बेस 10 टू बेस 2, ब्रशेस, ड्रम है ये, टाइमिंग कंट्रोल, कॉन्टैक्ट्स, ड्रम, ये सारे हैं। ब्रशेस सबको अलग अलग नेम वाइज लिखा गया है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। The ABC priorities is debated among historians of computer technology। हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इतिहासकार जितने भी हैं उन्हें बहस भी चला है ABC के प्रायोरिटी पर, because it was neither programmable nor Turing complete, unlike widely famous ENIAC machine of 1947, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ENIAC के बारे में। ये 1947 ईस्वी में इन्वेंट हुआ ENIAC का। कहा जाता है कि ENIAC in part derived from it, partly ENIAC भी ABC से ही डिराइव हुआ है, ये भी कहा जाता है। This computer used a circuit with 45 vacuum tubes to perform the calculations and capacitors for storage। स्टोरेज के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए 45 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगाया जाता था सर्किट के साथ। इट वॉज ए ग्रेट एडवांस, 1000 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन बुश डिफरेंशियल एनालाइजर। हमने जो बुश का डिफरेंशियल एनालाइजर पढ़ा उससे 1000 गुना एक्यूरेट रहता था ये ABC। There were the first machine that used electrical switch to store numbers। पहला मशीन था जो कि इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज किया जाता था इसमें नंबर स्टोर करने के लिए। When a switch was off, it stored the number 0। जब स्विच ऑफ होता था तो 0 स्टोर करता था नंबर। Flipped over to its other on position में it stored the number 1। बाइनरी नंबर सिस्टम स्टोर करता था। Hundreds or thousands of switches could thus store a great many binary digits, although binary is much less efficient in this respect than decimal, since it takes up to 8 binary digits to store a 3-digit decimal number. These machines were digital computers, unlike analog machines, which stored numbers using the positions of wheels and rods. They stored numbers as digits. The machine was the first to implement 3 critical ideas that are still part of every modern computer, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर का भी एक हिस्सा है। क्या? 3 इंपोर्टेंट चीज जो कि पहली बार ये इसमें ABC में यूज हुआ था। यूजिंग बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स एंड डाटा। सारे नंबर और डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी डिजिट का यूज किया जाता था ABC में। परफॉर्मिंग ऑल कैलकुलेशंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स rather than wheels, ratchets and mechanical switches, organizing a system in which computation and memory are separated. ABC work was not widely known until it was rediscovered in the 1960s। अब ये फिर से rediscovered हुआ था 1960s में। तब तक ये लोग इसे प्रॉपरली नहीं जानते थे। Amidst patent disputes over the first instance of an electronic computer, at that time ENIAC was considered to be the first computer in the modern sense. But in 1973, a US district court invalidated the ENIAC patent and concluded that
the ENIAC inventors had derived the subject matter of the electronic digital computer from Atanasoft. A full-scale working replica of the ABC was completed in 1997, proving that the ABC machine functioned as Atanasoft had claimed. The replica is currently on display at the Computer History Museum. उसके बाद 1943 to 1945, हालांकि ये एरा फर्स्ट जनरेशन का है, जिसमें कि टॉमी फ्लावर्स ने कोलोसस इन्वेंट किया. थॉमस हैरोल्ड फ्लावर्स वॉज एन इंग्लिश इंजीनियर विद द ब्रिटिश जनरल पोस्ट ऑफिस. ये एक अंग्रेज इंजीनियर थे. इन द years 1943 to 45, during World War II, Flowers designed and built Colossus. वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने कोलोसस तैयार किए. द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. वो तो प्रोग्रामेबल नहीं था. इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा एबीसी के बारे में, वो प्रोग्रामेबल नहीं था, रीप्रोग्रामेबल नहीं था. हमने यहाँ पर पढ़ा था. क्या पढ़ा था? तो ये हम यहाँ पर पढ़े थे पैरेलल प्रोसेसिंग, regenerative capacitor memory, separation of memory, but it is a special purpose nature and lack of a changeable stored program distinguish it from modern computers. हमने अब वही चीज इसमें कोलोसस, ये प्रोग्रामेबल, ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था टू हेल्प सोल्व encrypted German messages, although it was programmed by switch and plugs and not by stored program. Stored program के थ्रू प्रोग्राम नहीं होता था इसका, switch and plugs के द्वारा ये प्रोग्राम होता था. It was capable of performing only one function, that was code breaking during World War II. It could not be reprogrammed. ये भी रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता था इसे. It used 1700 thermionic valves vacuum tubes. इसमें 1700 vacuum tubes यूज किए जाते थे to perform Boolean and counting operations. It was used to break the codes of the German Lawrence SZ-40 cipher machine that was used by German High Command. जर्मन हाई कमांड के द्वारा जो सिफर कोड यूज किया जाता था, उसे ब्रेक करने में ये कंप्यूटर काम में आता था. ये देख रहे हैं आप, यही है कोलोसस, जिसका कि इन्वेंट इन्होंने किया, थॉमस हैरोल्ड फ्लावर्स ने किया. अब Colossus was designed by General Post Office research telephone engineer Tommy Flowers to solve a problem used by mathematician Max Newman at the Government Code and Cipher School at Bletchley Park. Alan Turing's use of probability in cryptanalysis contributed to its design. It has sometimes been erroneously stated that Turing designed Colossus to aid the cryptanalysis of the Enigma. Turing's machine that helped decode Enigma was the electromechanical bomb, not Colossus. It could scan and analyze 5,000 characters per second. The prototype Colossus Mark I was shown to be working in December 1943. And was in use at Bletchley Park by early 1944. An improved Colossus Mark II that used shift registers. Mark II में shift register का यूज किया जाता था to quintuple the processing speed. Processing speed को 5 गुना करने के लिए shift registers का यूज किया जाता था Colossus Mark II में. First worked on 1st June 1944, just in time for the Normandy landings
on D-Day. 10 Colossi were in use by the end of the war, and an 11th was being commissioned. Bletchley Park use of these machines allowed the Allies to obtain a vast amount of high-level military intelligence from intercepted radio telegraphy messages between the German High Command and their army command throughout occupied Europe. The existence of the Colossus machine was kept secret unit in the mid-1970s. The machines and the plans for building them had previously been destroyed in the 1960s as part of the effort to maintain the secrecy of the project. This deprived most of those involved with Colossus of the credit for pioneering electronic digital computing during their lifetimes. इसमें हमने जो कलर्ड किया हुआ है या जो हाईलाइटेड किया हुआ है बोल्ड में, ब्लैक में, कृपया आप उस वर्ड पर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी वर्ड है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. A functioning rebuild of a Mark II Colossus was completed in 2008 by Tony Sale. Tony Sale के द्वारा 2008 ईस्वी में ये पूरा किया गया, and some volunteers के साथ. और it is on display at the National Museum of Computing at Bletchley Park. वहीं का नेशनल म्यूजियम का ही ये तस्वीर है आप जो देख रहे हैं इसमें. इसके बाद 1944 में मार्क फर्स्ट आया. हावर्ड एकेन एंड ग्रेस हॉपर, इन दोनों का इन्वेंशन किया हुआ है ये मार्क फर्स्ट. द फर्स्ट लार्ज स्केल डिजिटल जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ दिस काइंड अपीयर्ड इन 1944 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, built by mathematician Howard Aiken, sponsored by IBM. It was variously known as the Harvard Mark I or the IBM Automatic Sequence Control Calculator, ASCC. It was used in the war effort during the last part of the World War II. A giant of a machine stretching 15 meters, 50 feet in length and 8 feet high. It was like a huge mechanical calculator built into a wall. It must have sounded impressive because it stored and processed numbers using clickety-clack electromagnetic relays, electrically operated magnets that automatically switched lines in telephone exchange, no fewer than 3,304 of them. It contained over 3,000 mechanical relays and was the first electromechanical computer capable of making logical decisions. ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें कि लॉजिकल डिसीजन लिया जाता था. लॉजिकल डिसीजन कैसा? जैसे कि इफ एल्स का आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे, कुछ सी भी जानते होंगे, उसमें इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है. तो भाई लॉजिकल डिसीजन पहली बार इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में यूज किया था. जैसे कि इफ x इक्वल टू 3 देन डू दिस, नॉट लाइक देन इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड आई नीड टू कैरी एन अम्ब्रेला. इस तरह से लॉजिकल डिसीजन जो पहली बार यूज हुआ वो हावर्ड एकेन ने ही यूज किया मार्क फर्स्ट में. उसके बाद ये देख रहे हैं आप जो तस्वीर, ये एकेन ऑटोमेटिक सीक्वेंस का. द लेफ्ट एंड कंसिस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट ये सारे हैं इसमें लगे हुए. उसके बाद आप ये फिगर देख रहे हैं, the right hand included data and program readers. data and program readers है. उसके बाद automatic typewriters, ये typewriter है यहाँ पर. ये
One of the first programs to run on the Mark I was initiated on 29 March 1944 by John von Neumann. जॉन वन न्यूमैन के द्वारा 1944 ईस्वी में पहली बार पहला प्रोग्राम रन किया गया, मार्क फर्स्ट पर इनिशिएट किया गया। उसके बाद द मार्क फर्स्ट ऑल्सो कंप्यूटेड एंड प्रिंटेड मैथमेटिकल टेबल्स। मैथमेटिकल टेबल्स भी ये इसमें कंप्यूट किया जाता था और प्रिंट किया जाता था, which had been the initial goal of British inventor Charles Babbage for his analytical engine। चार्ल्स बैबेज का जो इन्वेंट किया हुआ एनालिटिकल इंजन था, जिसमें कि चार्ल्स बैबेज का मेन गोल यही था मैथमेटिकल टेबल्स कंप्यूट करने का, प्रिंट करने का। It was capable of performing 5 basic arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication, division and table reference. It looked approximately 0.3 seconds to add 2 numbers and 4.5 seconds for multiplication of 2 numbers. Hence, the machine was very slow as compared to today's computers. Impressive they may have been, but relays suffered from several problems. They were large. That's why the Harvard Mark I had to be so big. They needed quite hefty pulses of power to make them switch, and they were slow. It took time for a relay to flip from off to on or from 0 to 1. The important contribution of this machine was that it was programmed by means of a punched paper tape, and the instructions could be altered. In many ways, the Mark I was the realization of Babbage's dream. Okay, इसमें मेन बैबेज का, चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसीलिए ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज का ड्रीम पूरा हुआ। इसमें यही है क्लोज अप इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल रिजल्ट्स देख रहे हैं। अब इसके बाद रेरर मैरल ग्रेस हॉफर हैं, जिन्होंने कि वन ऑफ द प्राइमरी प्रोग्रामर्स थी ये फॉर द मार्क I। वन ऑफ द प्राइमरी प्रोग्रामर वाज ग्रेस हॉपर। One day the Mark I was malfunctioning and not reading its paper tape input correctly. Miss Hopper checked out the reader and found a dead moth in the mechanism with its wings blocking and reading of the holes in the paper tape। ये देख रहे हैं यहाँ पेपर टेप, यहाँ पर एक मोथ मिला हुआ, इनको मिला कीड़ा, जो कि इन्होंने उसे बग कहा। She removed the moth, tapped it into her logbook and recorded, और रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर मेंशन कर लिया, जो relay has 70 panel F moth in relay, first actual case of bug being found। इन्होंने पहला बग का नाम दिया। She had debugged the program, and while the word bug had been used to describe defects since at least 1889, she is credited with coining the word debugging to describe the work of eliminating program errors. It was Howard Aiken in 1947 who made the rather short-sighted comment to the effect that the computer is a wonderful machine, but I can see that 6 such machines would be enough to satisfy all the computing needs of the entire United States। ऐ मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है आपको, आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपना डाउट आप दूर कर सकते हैं। मैं सभी लोगों को एक एक करके जवाब देता हूं, इसलिए आप कमेंट करने से ना हिचकिचाएं। आपके लिए अगला वीडियो, जिसमें कि मैं
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बताया हूं वो आगे है, जरूर देखें। पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पता चले। हाँ, पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9661672819 पर जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए और अपने YouTube चैनल जहाजी टेक्नोलॉजी को लाइक था सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर साइंस के पूछे जाने वाले प्रश्न संबंधित तथा उपयोगी वीडियो समयानुसार लाता हूं। इसे आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे मेहनत का फायदा मुफ्त में मिले। धन्यवाद।